प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड हॉफस्टैडर ने 1970 में लिखा था, कई अन्यथा बुद्धिमान अमेरिकी इस धारणा से दुखद हठधर्मता के साथ चिपके रहते हैं कि लोगों का हथियार रखने का अधिकार उनके व्यक्तिगत अधिकारों की सबसे बड़ी सुरक्षा और लोकतंत्र की एक दृढ़ सुरक्षा है। ये 50 साल पुरानी बात आज भी उतनी ही सटीक लगती है ना? हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो अमेरिकी समाज में, उनकी राजनीति में बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। और आज हम इंडियन एक्सप्रेस की एक हालिया विश्लेषण के आधार पर इसी जटिल और अक्सर लोगों को बांटने वाले विषय अमेरिका की बंदूक संस्कृति पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए भी काफी अहम हो सकता है। जी देखिए, हाल ही में चार्ली किर्क, जिन्हें कभी अमेरिकी दक्षिण पंथ का यूथ विस्परर कहा जाता था, उनकी मृत्यु ने भी इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। और अजीब बात यह है कि कर्क ने पहले कहा था कि भाई कुछ बंदूक मौतों की कीमत चुकाना दूसरे ईश्वर प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए इसके लायक है। हाँ, ये बयान अपने आप में दिखाता है कि ये मुद्दा कितना पेचीदा है और कितने विरोधाभास है इसमें। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राय कितनी बंटी हुई है और लोग कितनी मजबूती से अपनी धारणाओं पर अड़े रहते हैं। सही बात है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। हम आंकड़ों से शुरू करेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक जड़ों को देखेंगे, सांस्कृतिक पहलुओं और आर्थिक ताकतों को भी समझेंगे, और आखिर में कानूनी दांव पेचों पर भी नजर डालेंगे। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि इस अमेरिकी पहेली हो अलग अलग नजरियों से समझे। हाँ, और ये भी कि स्थिति बनी कैसे और इसके व्यापक असर क्या है। जी, खासकर जब हम इसे संवैधानिक व्याख्या, सामाजिक न्याय और शासन के नजरिए से देखते हैं, जो यूपीएससी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसा आपने कहा। तो शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो अमेरिका में बंदूक की स्थिति की एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक हकीकत बयान करते हैं। वाकई आंकड़े झकझोर देने वाले हैं। अमेरिका में लोगों से ज्यादा बंदूकें हैं, हर व्यक्ति पर औसतन 1.2 से ज्यादा। लोगों से ज्यादा बंदूकें? हाँ, जरा सोचिए, ये अनुपात युद्ध झेल रहे यमन से भी 2 गुना है। बाप रे! ये दिखाता है कि हथियार अमेरिकी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना, क्या कहते हैं, सामान्य हिस्सा बन गए हैं। और ये बात भी तो है कि दुनिया की कुल आबादी का 5% से भी कम हिस्सा अमेरिका में रहता है। जी। लेकिन दुनिया भर में नागरिकों के पास मौजूद कुल बंदूकों का 45% से ज्यादा हिस्सा अमेरिकियों के पास है। ये असंतुलन तो कमाल का है। बिल्कुल, और इस सब की एक भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। 2023 का ही आंकड़ा लें, 46,728 लोगों की मौत बंदूक से संबंधित घटनाओं में हुई। 46,728, यानी हर रोज औसतन 128 जिंदगियां खत्म हो गई। हर रोज? ये तो भयावह है। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा लेख में बताया गया है, कि इनमें से आधे से ज्यादा मौतें आत्महत्याएं थीं। जी, आधे से ज्यादा। ये पहलू बंदूक की आसान उपलब्धता और मानसिक स्वास्थ्य के संकट के बीच के चिंताजनक संबंध की ओर भी इशारा करता है ना? बिल्कुल। और जब हम हत्याओं की बात करते हैं, तो अमेरिका में बंदूक से हत्या की दर प्रति 100,000 लोगों पर 4.38 है। ये दूसरे अमीर देशों के मुकाबले 26 गुना ज्यादा है। 26 गुना? 26 गुना। तुलना के लिए यूके में ये दर 0.05 से भी कम है, और जापान में तो लगभग 0। 26 गुना! ये अंतर इतना ज्यादा क्यों है? आखिर दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक में ऐसी स्थिति क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? अक्सर वो दूसरे संशोधन का हवाला दिया जाता है। हाँ, सेकेंड अमेंडमेंट। जैसे हमने शुरू में हॉफस्टैडर का जिक्र किया, उन्होंने इसे बंदूकों के सुरक्षात्मक मूल्य के बारे में अमेरिकी ऐतिहासिक पौराणिक कथा कहा था। हाँ, दूसरा संशोधन इस पूरी बहस के केंद्र में है। 1791 में अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया ये संशोधन कहता है, एक अच्छी तरह से विनियमित मिलिशिया एक स्वतंत्र राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के नाते लोगों के हथियार रखने और धारण करने का अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. इस एक वाक्य की व्याख्या पर सदियों से बहस चल रही है ना? बिल्कुल। क्या ये अधिकार सिर्फ संगठित सेना यानी मिलिशिया के संदर्भ में है, या हर एक नागरिक के व्यक्तिगत आत्मरक्षा के लिए भी है? यही सवाल है। हाँ, और इसी पर सारी कानूनी लड़ाइयां और राजनीतिक बहस टिकी हुई हैं। जी, संविधान निर्माताओं में से एक जेम्स मैडिसन, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने उस समय तर्क दिया था कि भाई यूरोपीय राजशाहियां
लोगों को हथियार सौंपने से डरती थी। अच्छा। हाँ, और उनका मानना था कि अगर लोगों के पास हथियार होते तो यूरोप में हर तानाशाही जल्दी पलट दी जाती। तो शुरुआत में इसे एक तरह से अत्याचारी सरकार के खिलाफ आम नागरिकों का बचाव के हथियार के तौर पर देखा गया। तो ये तो हुई ऐतिहासिक नींव की बात, स्वतंत्रता की रक्षा, सरकार के खिलाफ बचाव। जी। लेकिन आज जो हम इतनी विशाल बंदूक संस्कृति देखते हैं, वो कैसे बनी? खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ कि बंदूकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आंकड़े बताते हैं कि 1945 में करीब 4.5 करोड़ बंदूकें थीं अमेरिका में, और 1969 तक ये संख्या दोगुनी हो गई, करीब 9 करोड़, जबकि आबादी सिर्फ 50% से भी कम बढ़ी थी। अच्छा, तो बंदूकों की संख्या आबादी से कई तेज रफ्तार से बढ़ी। हाँ, और 2018 तक तो बंदूकों की संख्या 1945 की तुलना में 10 गुना ज्यादा हो चुकी थी, करीब 40 करोड़ बंदूकें। 10 गुना? ये कैसे हुआ? देखिए, यहाँ हमें इस मुद्दे के एक ज्यादा गहरे और परेशान करने वाले पहलू को देखना होगा, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या है वो पहलू? इतिहासकार डोमिनिक एर्दुज़ेन अपनी हालिया किताब वन नेशन अंडर गन में इसे अमेरिका की नस्लवाद के इतिहास से बहुत मजबूती से जोड़ते हैं। इसकी जड़ें गुलामी के दौर तक जाती हैं। नस्लवाद से? बंदूक का जुड़ाव नस्लवाद से कैसे है? एर्दुज़ेन बताते हैं कि दक्षिणी राज्यों में जहां गुलामी प्रथा थी, वहां श्वेत बागान मालिकों के लिए हथियार एक जरूरी औजार थे। किस लिए? ताकि वे अश्वेत गुलामों की बड़ी आबादी को अपने नियंत्रण में रख सकें, उन्हें दबा सकें, उनके विद्रोह को कुचल सकें। हथियार उनके लिए शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक थे। अच्छा। फिर जब गृह युद्ध हुआ 1861 से 65 तक, और उसके बाद गुलामी खत्म हुई, तो श्वेत आबादी में एक डर बैठ गया, अश्वेत लोगों से बदले का डर। इसी माहौल में कू क्लक्स क्लैन यानी के जैसे हिंसक श्वेत वर्चस्ववादी समूह उभरे, जो हथियारों के दम पर अश्वेत समुदाय में डर फैलाते थे और उन्हें उनके नए मिले अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश करते थे। तो मतलब बंदूक का मालिकाना हक एक तरह से श्वेत वर्चस्व बनाए रखने का तरीका बन गया। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और ये प्रवृत्ति 20वीं सदी में भी अलग अलग रूपों में जारी रही। कभी अपराध बढ़ने के डर के नाम पर, हाँ, कभी बाहरी या अन्य समझे जाने वाले समूहों जैसे अप्रवासी या फिर नागरिक अधिकार आंदोलन से सशक्त हो रहे अल्पसंख्यकों उनके डर से, और हाँ, शीत युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों के डर ने भी समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया। और कई लोगों के लिए इस असुरक्षा का जवाब बंदूक में नजर आया। बिल्कुल, डर और असुरक्षा की भावना ने बंदूक की मांग को लगातार बनाए रखा। और इसके साथ ही हमें आर्थिक पहलू को भी समझना होगा। आर्थिक पहलू मतलब पैसे का खेल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि यूरोप में इस्तेमाल हुए लाखों हथियार, राइफलें, पिस्तौलें, ये सब बहुत सस्ते दामों पर अमेरिकी बाजार में आ गए। अच्छा, सरप्लस हथियार। जी। इतिहासकार एंड्रू सी मैकेविट अपनी किताब गन कंट्री में बताते हैं कि कैसे हथियार बनाने और बेचने वाली कंपनियों, जिन्हें वो गन कैपिटलिस्ट कहते हैं, ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। गन कैपिटलिस्ट? हाँ, उन्होंने न सिर्फ मौजूदा मांग को पूरा किया, बल्कि आक्रामक मार्केटिंग और लॉबिंग के जरिए हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा नया बाजार तैयार किया और उसे लगातार बढ़ाया। तो ये सिर्फ लोगों की जरूरत नहीं थी, बल्कि बाजार को जानबूझकर बनाया और बढ़ाया गया। अच्छा, यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज अमेरिका में बंदूकें सिर्फ धातु के पुर्जे नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे शक्तिशाली अर्थों और प्रतीकों से लदी हुई हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर हम मार्क्सवादी अवधारणा कमोडिटी फेटिशिज्म या वस्तु पूजा को देख सकते हैं। कमोडिटी फेटिशिज्म, ये क्या होता है? इसे सरल शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, इसका मतलब है कि हम किसी वस्तु को उसके उत्पादन के सामाजिक संदर्भ से काट कर देखते हैं। मतलब उसे किसने बनाया, किन हालातों में बनाया, उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब हम भूल जाते हैं। और हम उसमें कुछ जादुई गुण या प्रतीक भर देते हैं। जैसे किसी महंगी घड़ी को देखकर हम सिर्फ उसके ब्रांड या स्टेटस के बारे में सोचते हैं, न कि कारीगर की मेहनत के बारे में। अच्छा, तो बंदूक के मामले में ये कैसे लागू होता है? बंदूक के मामले में उसके पीछे का हिंसा का इतिहास, नस्लवाद से उसका जुड़ाव या उससे होने वाली मौतों के आंकड़े, ये सब गौण हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। और उसकी जगह क्या ले लेता है? उसकी जगह उसे आज़ादी, आत्मनिर्भरता, अमेरिकी पहचान, यहाँ तक कि मर्दानगी का प्रतीक बना दिया जाता है। और नेशनल राइफल एसोसिएशन (NRA) जैसे शक्तिशाली समूह जो बंदूक रखने के अधिकार के लिए जोरदार राजनीतिक लॉबिंग करते हैं,
वो इसी प्रतीकवाद को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा। जैसा मैकेवेट लिखते हैं, 19वीं सेंचुरी के गन कैपिटलिस्ट भी ये बात जानते थे। वो जानते थे कि बंदूकें बेचने का मतलब बंदूकों के बारे में कहानियां बेचना था, और इस तरह बंदूकों को सांस्कृतिक अर्थ देना था। कहानियां बेचना? हाँ, कहानियां। वीरता की, स्वतंत्रता की, अमरीकी सरहदों को जीतने की। ये कहानियां बंदूक को एक आकर्षक और जरूरी चीज बना देती थी। और इसी जादुई मोह या फेटिशिज्म ने अमेरिका में बंदूक पर होने वाली तार्किक बहस को लगभग असंभव सा बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। जब बंदूक सिर्फ एक वस्तु न रहकर एक पवित्र प्रतीक बन जाए, तो फिर तथ्यों और आंकड़ों की बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहस अक्सर भावनात्मक हो जाती है, पहचान से जुड़े सवालों में उलझ जाती है। सही बात है। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका इस रास्ते पर जा रहा था, तो क्या दुनिया के बाकी विकसित देशों ने भी यही किया, या कोई अलग रास्ता भी था? आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1980 और 90 के दशक में वहां भी कई दिल दहला देने वाली सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई। ओह। खासकर 1996 की पोर्ट आर्थर की घटना, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। इसने पूरे देश को हिला दिया था। उसके बाद क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संघीय और राज्य सरकारों ने मिलकर बहुत कड़े बंदूक नियंत्रण कानून लागू किए। मतलब सच में कड़े कदम उठाए। जैसे कई तरह की सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक बंदूकों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। बंदूक खरीदने के लिए लाइसेंस के नियम बहुत सख्त कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक बड़ा बायबैक प्रोग्राम चलाया गया। बायबैक मतलब सरकार ने लोगों से बंदूकें वापस खरीदी? जी, सरकार ने नागरिकों से वो प्रतिबंधित हथियार ऊंचे दाम देकर वापस खरीद लिए। लाखों हथियार जमा किए गए। और नतीजा क्या रहा? क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई गन सेफ्टी अलायंस के आंकड़े बताते हैं कि 1996 में जहां प्रति 100,000 लोगों पर बंदूक से होने वाली मौतें 2.9 थी, वो 2018 तक घटकर सिर्फ 0.88 रह गई। अरे वाह, काफी कमी आई। हाँ, बंदूक से होने वाली आत्महत्याओं और हत्याओं दोनों में भारी कमी आई। ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ठोस नीतिगत उपायों से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में तो कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में गई। न केवल बंदूक नियंत्रण पर कोई सार्थक राष्ट्रीय कानून नहीं बन पाया, हाँ, बल्कि कई जगहों पर नियमों को और ढीला कर दिया गया। सही कहा। और इसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भी बड़ी भूमिका निभाई। 2008 का वो फैसला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बनाम हेलर। हाँ, हेलर केस। ये क्या था? ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस फैसले में कोर्ट ने वॉशिंगटन डीसी शहर में हैंडगन रखने पर लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया। क्यों? कोर्ट ने क्या तर्क दिया? कोर्ट ने पहली बार यह स्थापित किया कि दूसरा संशोधन सिर्फ मिलिशिया यानी संगठित सेना के संदर्भ में नहीं है। तो फिर? बल्कि कोर्ट ने कहा कि ये एक आम नागरिक के आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के व्यक्तिगत अधिकार की भी सुरक्षा करता है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत अधिकार बन गया। हाँ, इस फैसले ने बंदूक नियंत्रण के समर्थकों के लिए एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी और बंदूक अधिकारों के पैरोकारों को राज्यों के तथाकथित प्रतिबंधात्मक कानूनों को अदालत में चुनौती देने का एक मजबूत आधार मिल गया। तो इसके बाद से बंदूक नियंत्रण का कोई भी प्रयास दूसरे संशोधन के उल्लंघन के तौर पर देखा जाने लगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कानूनी व्याख्या में। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जिन्होंने कड़े कदम उठाकर हिंसा कम की, और दूसरी तरफ अमेरिका है जहां कानूनी व्याख्याओं और राजनीतिक दबाव के चलते बंदूकें और आसानी से उपलब्ध होती गईं। ये विरोधाभास तो काफी गहरा है। सचमुच, ये दिखाता है कि कैसे कानूनी व्याख्याएं, राजनीतिक माहौल और गहरे सांस्कृतिक विश्वास मिलकर किसी देश की नीतियों और समाज की दिशा तय करते हैं। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर हमें मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? वो कौन से बिंदु हैं जो हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को ध्यान में रखने चाहिए? मेरे ख्याल से हम कुछ प्रमुख निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट तो यही है कि अमेरिका में बंदूक का मालिकाना हक और बंदूक से होने वाली हिंसा की दर दुनिया के बाकी विकसित देशों के मुकाबले असाधारण रूप से बहुत ज्यादा है। ये फैक्ट है। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा, ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है। इसकी जड़ें अमेरिकी इतिहास में बहुत गहरी हैं और ये स्वतंत्रता की धारणाओं से, नस्लवाद के जटिल इतिहास से और समाज में पहले डर से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये सब आपस में गुंथा हुआ है। इतिहास और सामाजिक डर। तीसरा, आर्थिक ताकतें यानी गन कैपिटलिज्म और सांस्कृतिक कंडीशनिंग, वो कमोडिटी फेटिशिज्म वाली बात। हाँ, बंदूक को प्रतीक बना देना। जी,
इन दोनों ने इस बंदूक संस्कृति को बनाए रखने और इसे लगातार बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये सिर्फ मांग का नहीं, आपूर्ति और मार्केटिंग का भी खेल है। ओके, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू। चौथा, दूसरे संशोधन की कानूनी व्याख्याएं, खासकर 2008 का वो हेला केस वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरी बहस के केंद्र में है और इसने बंदूक नियंत्रण के प्रयासों को काफी हद तक सीमित कर दिया है। कानूनी व्याख्याएं, ठीक है। और पांचवा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अनुभव ये दिखाते हैं कि सख्त और सोचे समझे नीतिगत उपायों से बंदूक हिंसा को कारगर ढंग से कम किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी वजहों से अमेरिका ने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा जानलेवा रास्ता चुना है। ये सारे बिंदु वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं और जैसा हमने कहा, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसमें जीएस पेपर 2 के तहत आने वाले शासन, संविधान, खासकर अधिकारों की व्याख्या वाला हिस्सा, सामाजिक न्याय जिसमें नस्लवाद, हिंसा के मुद्दे आते हैं, ये सब शामिल हैं। जी। और निबंध के पेपर के लिए भी एक अच्छा विषय हो सकता है, जिसमें ऐतिहासिक विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और तुलनात्मक शासन जैसे अमेरिका बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहलू शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है जिसपे मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? सवाल ये है कि एक ऐसा समाज जहां व्यक्तिगत हथियार रखने के अधिकार को स्वतंत्रता के नाम पर इतने गहरे तक पवित्र मान लिया गया है, वहां लोगों की सामूहिक सुरक्षा, स्कूलों में, सार्वजनिक जगहों पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस दावे के बीच वो नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या इतिहास की सीख, जिसमें नस्लवाद और डर की भूमिका है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों के अनुभव, क्या ये अमेरिका को भविष्य के लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल अमेरिका को अपने अनूठे संदर्भ में ही खोजना होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले लंबे समय तक अमेरिकी समाज और राजनीति को, मुझे लगता है, मथता रहेगा। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल अमेरिका की बंदूक संस्कृति पर इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के आधार पर। उम्मीद है आपको ये चर्चा जानकारी पूर्ण लगी होगी। जी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में इस विषय पर कोई विचार या सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। हम भविष्य में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया।